टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं मैथ पेडागोजी के पूछे जाने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। और दोस्तों बता दें कि जो मैथ पेडागोजी है वो कहीं ना कहीं पूरे सीटेट एग्जाम की बात करें दोस्तों तो पेडागोजी के अंदर सबसे जो है कि डिफ़िकल्ट जो है अपना रोल निभाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जो है क्वेश्चन मैथ पेडागोजी के अंदर पूछे जाते हैं और आप किस तरीके से आप उनको आंसर करेंगे ताकि आपका जो आंसर जो है गलत नहीं हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं देर न करते हुए और करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों रहा कि एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए ज़रूरी होता है, क्या ज़रूरी होता है? क्या सवालों के उत्तर देने की तकनीकी में निपुणता, अधिकतर सूत्रों को याद करना, बहुत जल्दी जवाबों को हल करना, या सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। देखिए दोस्तों, बात करें अगर गणित पेडागोजी में पूछा जाता है तो आप सिंपल सी बात है, अगर पॉजिटिव क्वेश्चन है तो आप उस क्वेश्चन आंसर की तरफ जाएंगे जो बहुत ही पॉजिटिव हो और जिसको आप कॉमन सेंस के रूप में भी आप अप्लाई कर सकते हैं कि आप कितने अच्छे तरीके से उसके ऑप्शन के द्वारा आप बच्चों को समझा सकते हैं, आप आंसर को बता सकते हैं, वहाँ पर वो करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा आपका लोगों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए बात की गई है अच्छा गणितज्ञ होने के लिए। तो अगर आप अच्छा गणितज्ञ हुए तो सभी अवधारणाओं को समझना है, उसके बाद लागू करना है और उनमें संबंध बनाना, ये जो है एकदम बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, सेकेंड नंबर। सेकेंड है कि निम्नलिखित में से कौन सा पहलू बीजगणित में महत्वपूर्ण नहीं है? क्या सामान्यीकरण, मानसिक चित्रण, माप, क्रम परिवर्तन। यहाँ पे देखिए जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा दोस्तों? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बन जाएगा आपके लिए वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी माप जो है बीजगणित में महत्वपूर्ण नहीं है। ये बात आप लोग याद रखेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि गणित में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को आवश्यकता है, किसकी आवश्यकता है? क्या घटनाओं की प्रवृत्ता में, अमूर्त चिंतन और तर्क संगत विवेचना द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की, सूत्र याद करने की, हल को याद करने की, क्या इन सब चीज़ों की आवश्यकता है? तो बात करें दोस्तों, एक चीज़ आप लोग हमेशा याद रखिएगा, याद करना, रटना, ये सब चीज़ें जो है बिल्कुल निगेटिव वर्ड है और ऐसा आ जाए तो आप काट कर सकते हैं। जैसे देखिए याद करने की बात की गई, इसमें ये ऑप्शन गलत है, याद करने की बात की गई है ये गलत है, और गणनाओं में प्रवृत्ता, यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें अमूर्त चिंतन तर्क संगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने उन्हें सूत्रबद्ध करने की, ठीक है, आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 रहा दोस्तों आपके स्क्रीन पे, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए। ये क्वेश्चन है दोस्तों कि गणित की परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, आप लोग जब भी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए तो ये चीज़ पहले उसमें देखिए कि क्वेश्चन जो है पॉजिटिव पूछा गया है कि निगेटिव, ये कंफर्म करने के बाद ही आप आंसर को ट्रिक करेंगे और खोजेंगे कि कौन सा आंसर सही होगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन निगेटिव है और आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपको निश्चित रूप से ज़्यादातर जो है ऑप्शन देखने को सही मिलेंगे और एक जो है सही नहीं होगा, उसी को आपको ढूंढना है। तो चलिए बात करते हैं, वे अन्वेषण कौशल को प्रोत्साहित करेंगे, बात बिल्कुल सही है। वे गणित में अंक जो है प्राप्त करना आसान करते हैं, या वे समस्या समाधान कौशल को बढ़ाते हैं, ये बात भी सही है। वे अंतर विषयी अनुबंधों को सिद्ध करते हैं, ये भी सही है। एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि याद करना, एक एक पॉइंट आपको हर क्वेश्चन में नया नया मिलेगा, जिससे आप बेहतर तरीके से मैथ पेडागोजी के अंदर आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखिए अंक प्राप्त करना, जहाँ पर भी अंक प्राप्त करने की बात की जाए वो सही नहीं होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ही बन जाएगा, क्योंकि अंक प्राप्त करना एक निगेटिव वर्ड है, ठीक है, कि हम लोग अंक प्राप्त करने के लिए आसान होंगे, आप पढ़ेंगे उसके लिए, तो ये जो है बिल्कुल गलत हो जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन को आंसर दीजिए। क्वेश्चन है कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? क्या 4 अंकों वाली संख्या के योग व्यवकलन के कौशल में प्रवृत्ता प्राप्त करना, बड़ी संख्याओं को पढ़ाने के कौशल में प्रवृत्ता प्राप्त करना, 6 अंकों का घटाना करना, या संख्याओं को सैकड़ा, दहाइयों और इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मान की सार्थकता को समझना।
तो देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बन जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बात की गई है कक्षा 3 की। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रख करके क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आपका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा कि संख्याओं को सैकड़ा, दहाइयों और इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मान की सार्थकता को समझना जो है संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य है कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि प्रिया गणितीय प्रश्न करने में निपुण है, उसमें किस प्रकार की बौद्धिकता की अधिकता है? क्या भाषाई बुद्धि है, तार्किक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, मनोगत्यात्मक बुद्धि? तो यहाँ पे देखिए बात की गई है गणित की, और गणित से हमेशा रिलेट करेगा तार्किक। तार्किक से यहाँ पे बात होगी तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ में आई बात? तो यहाँ पे आप किसकी तरफ जाएंगे? तार्किक, तर्क से रिलेट करेंगे हम लोग हमेशा गणित को। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि बच्चों में गोलाई की अवधारणा धीरे धीरे विकसित होती है, किस तरीके से? विशिष्टीकरण, मूर्त से अमूर्त, व्यापीकरण, कोई भी नहीं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी मूर्त से अमूर्त, मूर्त से अमूर्त। जब भी चीज़ों को जाएंगे तो मूर्त से अमूर्त की तरफ जाएंगे। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए पॉजिटिव क्वेश्चन है। ठीक है, निम्न गणित की विभिन्न शाखाएं जैसे कि बीजगणित, ज्यामिति एक दूसरे पर निर्भर हैं। अंक गणित को बिना पढ़े भी समीकरण को पढ़ा जा सकता है। बीजगणित को पढ़े बिना भी त्रिभुजों की समरूपता पढ़ी जा सकती है, या बीजगणित को पढ़े बिना सांख्यिकी पढ़ी जा सकती है। तो देखिए बात करें यहाँ पर नहीं पढ़ना, पढ़ने से रिलेट कर रहा है, पर बात करें यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा कि गणित की जो विभिन्न शाखाएं हैं जैसे कि बीजगणित हो गया, ज्यामिति हो गया, ये क्या है? एक दूसरे पर निर्भर है। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? सांस्कृतिक महत्व है, सामाजिक महत्व है, मानसिक महत्व है, धार्मिक महत्व है। बात करते हैं कहाँ क्या किसकी दोस्तों? प्राथमिक स्तर की। इसी चीज़ को या ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन का आंसर देंगे, नहीं तो आप गलत करके आएंगे। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि प्राथमिक स्तर पर जो गणित का महत्व है वो मानसिक है। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005। और एक चीज़ बता देना चाहेंगे दोस्तों, एनसीएफ से आपको कम से कम सिटी के अंदर 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अगर आप एनसीएफ के बारे में नहीं पढ़े हैं, नहीं जानते हैं, तो इसके ऊपर आपकी वीडियो बनाई गई है, वो आप जाकर के प्लेलिस्ट में, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वहाँ पर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ध्यान दीजिएगा, निगेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना, ये बात बिल्कुल सही है। बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना, ये भी सही है। और समस्या समाधान कौशल को बढ़ाना, ये बात भी सही है। पर गणित की उच्चतर पढ़ाई की तैयारी करना, ये बात सही नहीं है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है और पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है कि गणित में प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन निगेटिव है। प्रतिचित्रण स्थानिक चिंतन को बढ़ाता है, बिल्कुल बात सही है। प्रतिचित्रण अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहित करता है, ये बात भी सही है। और प्रतिचित्रण गणित के विषयों में समाकलन किया जा सकता है, ये बात भी सही है। और यहाँ पर दिया है प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग ही नहीं है। जब भाग नहीं है तो ये चीज़ें सही कैसे हुई? तो ये गलत है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। ठीक है, पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे क्या है कि एक वर्ग किस प्रकार एक जो है समांतर चतुर्भुज है, स्पष्ट करिए। ठीक है, तो विद्यार्थियों को उपरोक्त प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए कहा गया है। शिक्षक का क्या उद्देश्य है? क्या विद्यार्थियों को मुक्त अंत वाले प्रश्नों से परिचित कराना है, या विद्यार्थियों के लेखन कौशल को सुधारना है, या विद्यार्थियों को चिंतन और मनन का अवसर देना है, या कक्षा को अधिक अंतः क्रियात्मक बनाना है? अगर बात करें दोस्तों, क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा गया है और बात की गई है अवसर देने की बच्चों की।
तो इससे अच्छा और पॉजिटिव आंसर आपको मिलने वाला नहीं है। आँख बंद करके आप ट्रिक कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक एक चीज़ें याद करते चलिए, एक एक क्वेश्चन में एक की पॉइंट छुपा है और जिसको मैं बताते चल रहा हूँ ध्यान से उसको समझते चलिए, आप अधिकतर क्वेश्चन को सही करके आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। पूरा का पूरा मेरा मैथ पेडागोजी का अगर आप पूरा सेशन देख लेते हैं दोस्तों, तो आप निश्चित रूप से अच्छा स्कोर कर पाएंगे मैथ पेडागोजी के अंदर, जिसमें कि ज़्यादातर लोग अच्छे मार्क्स नहीं गेन कर पाते हैं, प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी लगातार गणित की परीक्षाओं और परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? क्या उनको उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बैठा देंगे, या अच्छा न करने के परिणाम को समझाएंगे, या अभ्यास के लिए अधिक टेस्ट देंगे, या कारणों का निदान करेंगे और उपचार कदम उठाएंगे? तो सिंपल सी बात है, यदि ये वो विफल हो रहे हैं, परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे पहले कारण जानेंगे और कारणों का क्या करेंगे, निदान करेंगे और उसका उपचार के लिए कदम उठाएंगे। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14 नंबर क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए। निम्नलिखित में से एक गणित अध्यापन का कौन सा शैक्षणिक तरीका सबसे अच्छा है? क्या विद्यार्थियों को उनकी विद्यमान क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना, केवल कमियां देखकर उतना ही पढ़ाना जितने की उनके अंदर कमियां हैं, या केवल गैप्स देखकर उन्हें दूर करना, या हर विद्यार्थियों को एक तरह से पढ़ाना? क्या सही होगा यहाँ पे? सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो यहाँ पे जो सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा कि विद्यार्थियों को उनकी विद्यमान क्षमताओं को विकसित करने के लिए क्या करना, प्रोत्साहित करना। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर बनने वाला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन आपके रहे, अप्रमाणिक मापों का उपयोग प्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए, प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों की बात करना चाहिए, केवल अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना चाहिए, या अप्रमाणिक मापों का उपयोग नहीं करना चाहिए? क्या होगा करेक्ट आंसर? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी ही बिल्कुल सही है कि प्रमाणिक मापों का जो उपयोग है अप्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। ठीक है, अगर आप माप का संदर्भ पढ़ा रहे हैं, किसी चीज़ को आप दिखा करके एक उसको एक्सपेक्ट करके बता सकते हैं कि हाँ ये कितना होगा, लंबाई इतनी इसकी की इतनी हो सकती है। ठीक है, जैसे कि आप डस्टर को ले लें तो उसको आप बता सकते हैं कि हाँ उसकी जो सेंटीमीटर में है माप क्या हो सकती है, और इस तरीके से बताने के बाद आप जो है एग्जैक्टली जो है कि मीटर का या फिर सेंटीमीटर का यूज करके आप उसको बताएंगे, यानी प्रमाणिक मापों का उपयोग करेंगे। ठीक है, क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। एक रचनात्मक कक्षा में शिक्षकों को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए? ठीक है, निगेटिव क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए है कि विद्यार्थियों को प्रश्नों के हल ढूंढने के लिए अपनी नीतियां विकसित करने देना चाहिए। बात बिल्कुल सही है, करने देना चाहिए। ठीक है, विद्यार्थियों को सूत्र रटने के लिए कहना, ऐसी परिस्थितियां बनाना जिसमें विद्यार्थी हल खोजने में प्रवृत्त हों, ये बात सही है। और विद्यार्थियों को गणितीय साधनों के अर्थ में अपने अर्थ बनाने देना, ये बात भी सही है। तो क्या नहीं करना चाहिए? सूत्र रटना नहीं चाहिए, अभी आपको पहले ही बताए हैं। रटना, याद करना, ये बात गलत होती है और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, क्योंकि निगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों कि आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य क्या है? भूमिका निर्वाह, वर्ग पहेली, सर्वेक्षण आधारित परियोजना, या प्रश्नोत्तरी? आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए दोस्तों सबसे जो उचित यानी रूपात्मक कार्य है वो आपका है भूमिका निर्वाह, रोल प्ले। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा भूमिका निर्वाह। ठीक है, रोल प्ले, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों, किस प्रकार के मूल्यांकन का मुख्य अभिप्राय विद्यार्थियों को फीडबैक देना है? क्या रचनात्मक मूल्यांकन, भावनात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, सारांशात्मक मूल्यांकन? यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बन जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रचनात्मक मूल्यांकन। कौन सा मूल्यांकन? रचनात्मक मूल्यांकन। फीडबैक से इसको रिलेट कर लीजिएगा, यहाँ पे आप आसानी से ट्रिक कर पाएंगे। ठीक है, और याद भी रहेगा लंबे समय तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन है कि गणित में ड्रिल कार्य का मुख्य उद्देश्य है नए प्रत्ययों को स्पष्ट करना, नए सूत्रों को समझना, गणना कौशल का विकास, ज्ञान की नई परिस्थितियों में
प्रयोग करना। क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? गणित में ड्रिल कार्य का मुख्य उद्देश्य, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही इजी और छोटा है, पर कहीं ना कहीं आपको घुमा देगा। ठीक है, क्योंकि सभी आपको लग रहे हैं कहीं ना कहीं कि सभी ऑप्शन सही हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन में आप जो है कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनने वाला है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, यानी गणना कौशल का विकास। ड्रिल कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? गणना कौशल का विकास, गणना कौशल का विकास। तो दोस्तों आज के सेशन में टॉप 19 क्वेश्चन किए, हालांकि 20 लिए थे, एक क्वेश्चन छूट गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट टाइम से हम लोग लगभग 30 क्वेश्चन एक सेशन में करेंगे दोस्तों मैथ पेडागोजी के, जिसमें आपको पूरे जो है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ साथ आपको की पॉइंट भी बताए जाएंगे, पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड भी बताए जाएंगे। तो इस तरीके से हम पूरा सेशन कंप्लीट करेंगे, और आते आते एग्जाम तक आप इतना एक्सपर्ट हो जाएंगे दोस्तों कि मैथ पेडागोजी के अंदर आपको कोई भी दिक्कतें आने वाली नहीं हैं। तो दोस्तों इसी तरीके के और भी वीडियोस देखने के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाकी सब्जेक्ट्स की भी आपको वीडियोस मिलेंगी, जैसे कि CDP, EVS और सेकंड पेपर के भी क्वेश्चन पेपर आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।